हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज़ नंबर 20, ओके, पॉलिटी एंड एक ऐसे लिखना था, उसके रेफरेंस में हम बातें करेंगे। हालांकि आप थोड़ा यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा सा स्कैनर बेहतर नहीं हुआ, बट आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर पाएंगे। एंड आप यदि चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को फॉलो कर लीजिए, ओके फ्रेंड्स। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड ये है कि पीडीएफ, बट सॉरी, जो भी जेन्युइन बातें हैं मैं आपको बता दूं कि एक दो पीडीएफ से आप उस तरह के स्किल को डेवलप करना आप लर्न कर पा रहे हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट आइडिया है। आपको यदि सारी चीज़ें दे दी जाए तो फिर आप एफर्टलेस हो जाएंगे, आप एफर्ट नहीं करेंगे। तो इनफैक्ट ये सब बातों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने से जब लिखने की शैली डेवलप करेंगे, अंततोगत्वा वही चीज़ें आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो पीडीएफ पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे फ्रेंड्स, ओके। और ज़्यादा आप 2-3 कॉपी के रिव्यू से आप उसको बेहतर कर पाएंगे एंड आप उस तरह की लिखने की क्षमता को डेवलप ज़रूर करें, ओके फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर पीडीएफ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं लिखने के। तो आप 2-3 कॉपी से भी आप अपना जायज़ा कर सकते हैं एंड आप लिखने की शैली डेवलप कीजिए, ओके। जो जेन्युइन बातें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको यदि मान लीजिए कि कोई बैसाखी दे दे तो आप फिर वही चीज़ें हैं कि आप अपाहिज की तरह चलेंगे। बट मैं वो नहीं चाहता कि आप उस श्रेणी में जाए। एंड मैं आपको बता दूं कि आप एफर्ट करें, एफर्ट जितना करेंगे ना उतनी चीज़ें आपके अंदर वो निखर के आएगी एंड वन ऑफ द बेस्ट आप प्रेजेंट भी उसको कर पाएंगे, ओके फ्रेंड्स। सुनाओ, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे यूसीसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, और यूसीसी पे टिप्पणी करना था, 8 मार्क्स क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सामान्य नागरिकता संहिता का अभिप्राय है देश के सभी नागरिकों के लिए सभी विधि या कानून प्रणाली समान नागरिकता संहिता को उल्लेखित एक तरह से प्रणाली, ठीक है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 44 तथा वर्तमान में उत्तराखंड इसे लागू किया है, पहला राज्य बना है। इनफैक्ट यहाँ पे आप इसको एक इंट्रो में आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा कई और भी इंट्रो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पक्ष में तर्क मैंने यहाँ पे दिखाया है 3-4 पॉइंट्स को। यहाँ पे रिव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है। कानूनों में सरलता, एकरूपता एवं स्पष्टता आएगी, ठीक है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स बोला गया है मुझे करने के लिए। एंड अगेन देखेंगे यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के युग में लैंगिक समानता की ओर कदम, ओके, ये पॉइंट्स भी ऐड करना था। तो पक्ष में आप 3-4 पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे दूसरे पेज में, तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कि विपक्ष या बाधाएं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो उसको संदर्भ में यहाँ पे मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, क्या क्या हो सकती है इशूज़। एंड फाइनली निष्कर्ष को यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके फ्रेंड्स। तो आप भी लिखने की शायरी डेवलप करें और ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंसी बनाना, फिर वो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं, तो इनफैक्ट वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सेक्रीफाइस करें एंड आपको ज़रूर बेहतर रिजल्टेंट देखने को मिलेगा, ओके। दूसरा क्वेश्चन था नारी शक्ति वंदना योजना, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्ट कर दिया है, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी के बाद से यह एक महत्वपूर्ण कानून बन गया था, राइट। एंड मुख्य बिंदु क्या है उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है कि जैसे संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति ने संसद के सदस्यों द्वारा पारित संविधान, ठीक है, 128वें संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किया, अलग अलग रूपों में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा एंड दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित सीटों को भी महिला आरक्षण के दायरे में रखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, महिलाओं की भागीदारी समानता पर बल देती है। तो इसके प्रमुख बिंदु को मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, ओके। एंड यहाँ पे पक्ष और विपक्ष का भी मैंने 2-3 पॉइंट्स को बनाया हुआ है, राइट। एंड आगे की राह पे यहाँ पे समझाया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है कंपोनेंट्स, ओके फ्रेंड्स। बट यहाँ पे आप मार्क्स देखेंगे, यानी कि इस टॉपिक पे और बेहतर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मूल अधिकार को लेकर,
हालांकि उतना फ्रेश नहीं आया है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मूल अधिकार को लेकर क्वेश्चन था, उसके वर्गीकरण को लेकर क्वेश्चन था। तो आप यहाँ इंट्रो देखेंगे, मूल अधिकार, मूल संविधान में मूल कर्तव्य से क्वेश्चन था, मूल कर्तव्य और उसके वर्गीकरण को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, फलतः 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक है, अब प्रमुख कर्तव्य को यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, जो कि यहाँ क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि उसके वर्गीकरण को, तो उसके जो वर्गीकरण है उसको दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 11 मैंने मूल कर्तव्य को दिखाने का प्रयास किया है अलग अलग। तो ये मूल कर्तव्य आपको इनफैक्ट याद होना चाहिए। एंड आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इसी से मैंने यहाँ पे ख़त्म भी किया है, बट यहाँ पे रिव्यू में आप देख सकते हैं क्या मिला हुआ है कि मूल कर्तव्य का वर्गीकरण जैसे नैतिक, राजनीतिक और विशेष कर्तव्यों के अनुसार अलग अलग रूप में चार्ट वाइज बनाइए। तो यहाँ पे इस वाले रेफरेंस में ज़्यादा लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। ओके, इसलिए देखेंगे आप मार्क्स मेरे किस तरह के मार्क्स, जस्ट वेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं तो पंचायती राज को लेकर आया था, खासकर बिहार के कंटेक्स्ट में लिखना था पंचायती राज को। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इंट्रो यहाँ पे मैंने स्पष्ट दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखा है, डेट हालांकि लिखा जाना चाहिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। हालांकि 1959 में 2 राज्यों में हुआ था, आंध्र प्रदेश भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे इंट्रो। बिहार में 2006 के अंतर्गत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली को आप अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाएंगे, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत में क्या है, नेतृत्व मुखिया द्वारा, जैसे सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा पंचायत समिति में इसका नेतृत्व प्रमुख एंड ये क्या है, मध्यवर्ती इकाई है। इसके अलावा जिला परिषद में यह सबसे ऊपरी इकाई है, पूरे जिले को यह कवर करती है। इसका नेतृत्व कौन करता है, अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, तो आप ऐसे। एंड अगर नेक्स्ट पेज की बात करें तो ये किस रेफरेंस में कार्य करता है। ओके, यू कैन सी इट। यहाँ पे आप देख पाएंगे कार्य जैसे अलग अलग दिखाया कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना, कृषि को बढ़ावा देना, पशुपालक को बढ़ावा देना, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। एंड फाइनली बिहार पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण को मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि एक पार्ट में ज़्यादा महिला सशक्तिकरण के बाद कैसे पंचायती राज करता है उसके रेफरेंस में ये उत्तर देना था। तो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने दिखाने का प्रयास किया है, बहुत सारा है, आपको दिखा सकते हैं यहाँ। जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, मातृत्व लाभ अधिनियम है, दहेज निषेध अधिनियम है, परिवार न्यायालय अधिनियम है, मुस्लिम महिला अधिनियम है, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार है। तो आप इसके कई कंपोनेंट्स को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या आप चुनौती को देखते हैं। तो आप देखेंगे एक पेज तो मैंने चुनौती को लिखा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे तो लिखिए भर भर के, आप डायग्राम जैसे हो आपको लिखना है। एंड इस तरह से थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अलग अलग चुनौती देखिए आप यहाँ पे बहुत सारा चुनौती है, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। आप देख पाएंगे तकनीकी भाव, यौन उत्पीड़न हुआ, कार्यस्थल पर असमानता, सामाजिक स्तर पर भेदभाव, बाल विवाह, महिलाओं के अवसर में कमी, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादी समाज, लैंगिक समानता, मुखिया पति, राजनीतिक भागीदारी में कमी, कई ऐसे चुनौतियां हैं जो आप दिखा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू दिखाएं या पॉइंट फॉर्म में, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मुझे डायग्राम के थ्रू बनाना अच्छा लगा तो मैंने वो पॉइंट्स में दिखाने का प्रयास किया है। एंड अगर नेक्स्ट पेज की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहले रिव्यू देख लीजिए क्या आया हुआ है, बहुत बढ़िया लिखे हैं। तो बिहार में सशक्तिकरण हेतु प्रमुख योजनाएं, जैसे योजना क्या मैंने यहाँ पे दिया, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, और इसके बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जैसे यह किशोरीय एवं महिलाओं के लिए है, जो राज्य में महिलाओं के विकास, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के संचालन है। मुख्यमंत्री
कन्या सुरक्षा योजना के बारे में, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख दिया। घरेलू हिंसा के रोकथाम के लिए योजना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख दिया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा, फिर यहाँ पे अगेन 2 पॉइंट्स लिख दिया। तो आप क्लियर 5 लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, एंड लास्ट पे यहाँ पे आप देख पाएंगे, राइट, जैसे आरक्षित महिला अधिकार हुआ, तो भर भर के यहाँ पे मैंने इनिशिएटिव्स को दिखाने का प्रयास किया है। जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन, यहाँ पे फिर अगेन उसके बारे में एग्जाम्पल। तो ऐसे 7-8 पॉइंट्स को मैंने दिखाया है। एंड फाइनली यहाँ पे आप देख पाएंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहार राज्य अधिनियम 1993 में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। वर्तमान समय में अन्य योजनाओं पहल द्वारा महिला सशक्तिकरण के मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, जो बिहार के लिए अच्छा संकेत है। और यहाँ पे आप देखेंगे 38 में 23 मार्क्स मिला है, तो ये एक पॉजिटिव साइन को भी दिखाता है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, राइट, ये क्वेश्चन था हालांकि चुनाव आयोग को लेकर, जस्ट वेट, चुनाव आयोग को लेकर क्वेश्चन था और चुनाव के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं उसके संदर्भ में लिखना था ये क्वेश्चन। तो आप यहाँ देखेंगे इंट्रो, हालांकि उतना क्लियर नहीं आया है, पता नहीं क्या कैमरे में कुछ हो गया था आई थिंक। सो आप यहाँ पे देखेंगे इंट्रो, एक संक्षिप्त रूप में इंट्रो देते हुए डायरेक्ट यहाँ पे निर्वाचन आयोग के कार्यों उसके शक्तियाँ को यहाँ पे मैंने फिर अगेन डायग्राम से दिखाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स आप ही बताना कि इस तरह के डायग्राम थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है आपको कंपेरेटिव टू द आप पॉइंट ऐसे अगर लिखते हैं अलग अलग ऐसे करके, तो उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है। एंड ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आप ज़रूर कमेंट्स करना कि इस तरह के डायग्राम्स ठीक है या नहीं है। ओके, एंड आप देख पाएंगे यहाँ पे भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ है। तो आप देखेंगे जाति एवं धर्म, अगेन यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया। बाहुबल, कई लीडर्स तो बाहुबल का प्रयोग करते हैं, उसको मैंने डाल दिया। मशीनों का दुरुपयोग, प्रत्याशियों की बहुलता, तो अलग अलग लिख के यहाँ पे जैसे में अलग अलग पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, एंड अगेन आप देख पाएंगे यहाँ पे तो संवैधानिक उपबंध भी क्या क्या है उसको प्रोसेस को दिखाने का काम किया। निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है उसको भी यहाँ पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है। ओके, एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लास्ट पेज में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अन्य प्रावधान क्या है, तो अलग अलग आर्टिकल है, 325 है, 328, 329, 327। जस्ट वेट, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, कि यहाँ पे लास्ट पेज को देखेंगे अन्य प्रोविजंस है, एंड आप देख पाएंगे यहाँ पे कि उसके निष्कर्ष को यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियोज़ को पॉज करके आप ज़रूर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। एंड आप ज़्यादा डिपेंडेंसी PDF पे ना डालें, वो आपके लिए बहुत ही घातक साबित होगा, आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट समझिए या फिर जो भी सजेशन समझिए, जो भी मित्र बंधु आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो इनफैक्ट आपको अपनी एफर्ट, अपनी जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना है, और वो चीज़ें आपको बहुत बेहतर बनाएगा। तो सॉरी बट ये चीज़ें कड़वी है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप निबंध देख सकते हैं, एक निबंध भी पूछा गया था कि मीडिया का काम केवल राय बनाना नहीं है। तो आई थिंक आप यहाँ पे देखेंगे निबंध की शुरुआत बहुत ही रोचक ढंग से किए हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कोटेशन इंपॉर्टेंट है, घिरा हुआ हूँ मैं हर तरफ से, है आईने की हवा की दहशत, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये किसने दिया, क्या कहा, इसके संदर्भ में मैंने कुछ बातें लिखी है, राइट, एंड अलग अलग पैरा से मैंने इसको दिखाने का प्रयास किया है। ओके, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अलग अलग रूपों में अलग अलग पैरा बनाया है। जैसे आइए मीडिया पर दृष्टि पटल करते हैं। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है जो लाभप्रद न होकर वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करता है, परंतु वर्तमान संदर्भ में कुछ नफरत भरी दिखावा भी देखने को मिलता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब मीडिया की बातों को किस संदर्भ में लेते हैं। मीडिया का प्रभाव चुनाव प्रक्रिया से लेकर आम जन तक की समस्या को दिखाना है, न कि पक्षपात को। आज 21वीं सदी में मीडिया केवल सिर्फ प्रेस व टेलीविज़न तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक। अच्छा ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है मैंने जो लिखी है
उसका मैं PDF आपको दे दूंगा कि आप अच्छे से इसको पढ़ पाए। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करें। इस वाले जो अभी एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसकी भी आपको PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पढ़ने में मुझे भी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि बीच में यहाँ पे रिव्यू दे दिया गया है। ओके कैंडिडेट्स, तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि निबंध को और भी कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, दिनकर की पंक्तियाँ हैं, जोड़ तोड़ करने के पहले तथ्य समझ लो, पत्रकार क्या उचित, क्या इतना भी तुम नहीं करोगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की सुंदर पंक्तियों का यहाँ पे हमने समावेशन किया है। उसके संदर्भ में फिर अगेन मैंने समझाने का यहाँ प्रयास किया है। एंड निबंध के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं की चर्चा करें। ओके, तो ये रिव्यू मिलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे ही तो फिर आप उसको करते हैं और बेहतर करने का आप प्रयास करते हैं। लेकिन कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे महात्मा गांधी स्वयं मीडिया के संदर्भ में बातें करते हैं एवं कहते हैं कि प्रेस प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, यह निश्चय ही एक शक्ति है, पर इसका दुरुपयोग करना अपराध है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको पुट किया एंड गांधी के संदर्भ में जो उन्होंने बातें किया था अगेन उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया। ओके, एंड आप देखेंगे फाइनली यहाँ पे तो निष्कर्ष सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे निष्कर्षता मीडिया गृहों को आपस में मिलकर एक स्वनिर्माण संस्था का निर्माण करनी चाहिए और एक दूसरे से सीखकर दुनिया भर में अच्छी नीतियों को अपनाना चाहिए। फलतः यह कहना न होगा कि प्रभावी जनतंत्र के लिए केवल मीडिया राय बनकर रह गई है, वरना इसे सही रूपों में निष्पक्ष, प्रभावी, स्वतंत्र, देशहित, जनहित आदि में आवश्यकता है। अब मारिसन के शब्दों में यहाँ पे मैंने एक अगेन यहाँ पे पुट किया है कि जो मीडिया को नियंत्रित करता है वह हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 100 में 50 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिला है। एंड आप देखेंगे कि निबंध की जो शैली है, निबंध की जो प्रेजेंटेशन है, आप किस तरह से उसको लेकर चल रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना होता है कि निबंध को हम किस डायमेंशन से लिख रहे हैं और किस पार्ट्स को टच करते हुए फिर हमें निकल जाना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पर। एक निबंध कोई भी कैंडिडेट्स लिखता है तो ज़रूरी नहीं कि सेम उसी बेस पे लिखा जाए, लेकिन हाँ, आपको अनावश्यक बातों को नहीं लिखना है। एंड आपको जिसके संदर्भ में पूछी गई है आप उसके संदर्भ में भी आप उसको बेहतर रूप में कर पाएंगे और उसको आप लिखने का प्रयास जो है वो करते जाएंगे। एंड अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मतलब ये कहूँगा कि आप इंटरनली जो इंस्पिरेशन होता है आप उस पर ज़्यादा बिलीव कीजिए। सेल्फ ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरी डिसिप्लिन के साथ आप कीजिए, आप भी इससे बेहतर लिख पाएंगे। और इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे बोलने में, सबके अंदर वो पोटेंशियल होता है एंड आप भी उस पोटेंशियल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड कोई भी किसी भी तरह की अगर मान लीजिए कि अगर दिक्कतें आ रही है लिखने में तो कोई ज़्यादा घबराना नहीं है, उसको 2-3 बार फॉर्मेटिंग करेंगे आप उसको बेहतर रूपों में लिख पाएंगे। ओके, थैंक यू।